नमस्ते, कैसे हो बच्चों? आशा है आप बहुत बढ़िया होगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम साइंस का पहला चैप्टर करने वाले हैं बेटा, क्लास 9 का साइंस का पहला चैप्टर। ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे। क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसको क्या करना है? रिवाइज करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि तापमानों को सेल्सियस में बदलना है। इसमें जो जितने भी तापमान दिए गए हैं, जैसे ए और बी के अंदर दो तापमान दिए गए हैं, इसको किस में बदलना है? सेल्सियस में बदलना है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तापमान मापा किस में जाता है। तो मैंने आपको बताया था, तापमान है वो केल्विन में मापा जाता है या सेल्सियस में मापा जाता है। केल्विन में मापा जाता है या फिर सेल्सियस में मापा जाता है। ठीक है, या तो केल्विन में या तो सेल्सियस में, या तो केल्विन में या तो सेल्सियस में। अच्छा, केल्विन में अगर दर्शाना हो तो के लिख देंगे और सेल्सियस से दर्शाना हो तो सी लिख देंगे। अच्छा, लेकिन इसमें कहा क्या है कि केल्विन में तो दिया हुआ है, जो तापमान जो है वो केल्विन में दिया हुआ है, जैसे कि 293 केल्विन और 470 केल्विन। अच्छा, लेकिन इसमें बदलना किस में है? सेल्सियस में बदलना है। तो बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल है ये सवाल। अगर किसी भी केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो बस आपको क्या करना होगा? 273 माइनस करना होगा। 273 क्या करना होगा? माइनस करना होगा, तो आपका सेल्सियस आ जाएगा। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखो, आप ये पहला सवाल ये रहा 293, तो 293 में से मैं क्या करूँगा? 273 को घटा दूंगा तो मुझे 20 सेल्सियस मिल जाएगा। ठीक है, तो केल्विन में सेल्सियस से बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? तो सीधा सा बेटा जवाब है कि केल्विन में से अगर सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा दो। इसी प्रकार फिर देखो, 470 केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस में बदलना है तो सीधा सा है ना, 273 घटा दो तो क्या आ जाएगा? हमारा सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट बच्चों। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सेल्सियस से केल्विन में बदलना, मतलब उल्टा, सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। ठीक है, तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो इसके लिए सिंपल है, 273 जोड़ दो। ठीक है, जैसे केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना होता तो क्या करना पड़ता? 273 माइनस करना पड़ता। लेकिन अगर सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो क्या कर दो? 273 को जोड़ दो, बस सिंपल है। तो सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 273 जोड़ना पड़ेगा। तो अच्छा, 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो तो 298 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 373 सेल्सियस दिया हुआ है तो 373 में 273 जोड़ दो तो 664 केल्विन, सॉरी 646 केल्विन आ जाएगा। तो ठीक है, तो केल्विन से सेल्सियस में बदलना और सेल्सियस से केल्विन में बदलना बड़ा आसान है। केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटा दो और सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़ दो। बस सीधा सा फंडा इतना है। क्लियर है आप सभी का? अच्छा, दो क्वेश्चन हमारे क्या हो गए बच्चों? कंप्लीट हो गए। अभी जो क्वेश्चन 3 है कि नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन बेटा बहुत बढ़िया है। नेफ्थलीन क्या होता है बच्चों? कि जैसे कि आपके घर में भी कई बार सूटकेस या बहुत सी जगह जाओगे तो टॉयलेट में कई बार या फिर बाथरूम में नेफ्थलीन की गोली रख देते हैं, जो जिससे कि बदबू ना आए, है ना? तो नेफ्थलीन की गोली वाइट कलर की होती है। वो आपने देखा होगा, वो ठोस अवस्था में होती है। ठोस तो आपको पता होगा, जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्था में होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में तो सारे पदार्थ हैं, चाहे पेंसिल ले लें, पेन ले लें, कंघा ले लें, कंप्यूटर ले लें, ये सारी चीज़ें ठोस हैं। द्रव किसे कहते हैं? तो द्रव यानी कोई भी प्रवाही चीज़, जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, है ना? तो ये द्रव हो गया। और तीसरा गैस, गैस का तो आपको पता ही होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसें हैं। ठीक है, तो 3 पदार्थ के 3 प्रकार होते हैं, ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो ये जो नेफ्थलीन की गोली होती है, ये कौन सी अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में होती है। अच्छा, ठोस अवस्था में होती है, लेकिन वो गोली देखो धीरे धीरे अपने आप छोटी होती जाती है और गायब हो जाती है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? यही तो क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो, नेफ्थलीन जो है एक वाष्पशील ठोस पदार्थ है। कैसा है?
वाष्पशील मतलब वाष्प बन के या गैस के साथ मिल जाता है। ठीक है, जो ठोस से द्रव अवस्था में आए बिना, मतलब ये ठोस से द्रव अवस्था में नहीं आता, ये डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। ठोस से डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। कौन, नेफ्थलीन। अच्छा, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन। तो बेटा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, तो जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में बदल जाए। तो नेफ्थलीन की गोली भी यही है, ठोस की है और किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, कुछ समय के बाद ठोस पदार्थ छोड़े बिना हवा में वाष्प बनकर उड़ जाता है। क्लियर है, तो नेफ्थलीन की गोली समझ में आई। ठोस से डायरेक्ट किस में रूपांतरित हो जाता है, गैस में रूपांतरित हो जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर एक दूसरा क्वेश्चन है कि जो इत्र होती है, ठीक है, इत्र की जो गंध होती है वो बहुत दूर बैठे व्यक्ति के पास भी पहुंच जाती। कैसे पहुंच जाती बताओ। तो देखो, इत्र जो है वो वाष्पशील द्रव होता है। अच्छा, मतलब हवा के साथ ये क्या है, हवा के साथ ये घुल जाता है, जिस वजह से सभी दिशाओं में विसरित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। ठीक है, ये तेजी से वाष्प बन जाता है, तेजी से क्या बदल जाता है, वाष्प में बदल जाता है। और वायु के यानी हवा के कणों होते हैं, उनके साथ में जल्दी से घुल मिल जाता है, और जिस वजह से ज़्यादा दूर तक फैल पाता है। और इत्र की गंध बहुत दूर बैठे व्यक्ति तक पहुंच पाती है। सीधा सा जवाब है बच्चों इसका। फिर अगला क्वेश्चन है कि पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के हिसाब से बताना है। ठीक है, जो पदार्थ होते हैं उनके कण होते हैं, जैसे ठोस, तीन चीज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, ठोस, द्रव और गैस। और गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीन चीज होती है। अच्छा, ठोस के कण देखना आप हमेशा बहुत ज़्यादा छोटे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसमें चीनी दिया हुआ है, तो चीनी देखना, कभी हम रखेंगे तो चीनी देखना, चीनी के कण कितने ज़्यादा छोटे होंगे। ठीक है। अच्छा, द्रव अगर हम जैसे मान के चलो चीनी में मुक्का मारेंगे, तो हम जल्दी से उसके अंदर नहीं जा पाएगा। मैं हमारा हाथ है ना, जैसे चीनी का एक बोरा है, उसके अंदर अब हम एक मुक्का मारते हैं, तो हाथ जो हमारा चीनी के अंदर चला जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन अगर द्रव है, द्रव मतलब कोई भी तरल चीज, जैसे पानी, पानी में हाथ मारेंगे तो हमारा पानी देखो द्रव के अंदर तक चला जाएगा। मतलब इसके जो कण होते हैं वो थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं, थोड़ी दूरी दूरी पर होते हैं कण। ठीक है, ठोस के बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं कण, और द्रव के जो कण होते हैं वो दूरी दूरी पर होते हैं। और गैस जो होता है, गैस के कण बहुत ज़्यादा दूरी दूरी पर होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, क्योंकि हम हवा में मारते तो हम आराम से हवा में मार सकते हैं। ठीक है, कोई हमें रोकने का, कोई हमारे ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि किसके कण सबसे ज़्यादा छोटे होते हैं, ठोस के। सब, फिर दूसरे नंबर पे द्रव के, और तीसरे नंबर पे गैस के। ठीक है, तो बस ठीक है, सबसे ज़्यादा कण कण ठोस के चोंटे होते हैं, और सबसे कम गैस के, और बीच में द्रव के। ठीक है, तो क्रम से आपको लगाना है, क्रम से क्या करना है, लगाना है। तो हम देखेंगे कि पहले पर क्या आ गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर। ठीक है, दूसरी बात करें जल। जल के कण जो होते हैं दूर दूर तो होते हैं, लेकिन इतना दूर नहीं होते, गैस जितना दूरी पर नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी के कण देखो आपस में बहुत ज़्यादा क्या होंगे, घुले मिले होंगे। इसलिए पहले पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, दूसरे पर जल, और तीसरे पर चीनी। कारण ऑक्सीजन एक गैस है। अच्छा, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। जल क्या है, एक द्रव है। और चीनी क्या है, एक ठोस है। ठीक है, तो ऑक्सीजन एक गैस है, जिसके वजह से जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है, न्यूनतम होता है। और द्रव जैसे जल में गैसों से अधिक होता है, और ठोस चीनी में तो बिल्कुल ही मजबूत आकर्षण हो जाता है। जो कण होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ठोस में, तो है ना, जिस वजह से इसका आंसर है पहले ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन लेस देन जल लेस देन चीनी। क्लियर, समझ में आया। अच्छा, अब बढ़ते हैं हमारा अगला पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था बताइए। अगर 25 डिग्री पे हम गर्म कर देते हैं पानी को तो क्या हो जाएगा, और 0 डिग्री पर हम 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, अगर हम पानी का 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं तो क्या होगा। जल की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन क्या आएगा,
जल में क्या परिवर्तन आएगा? तो याद रखना बच्चों, जब भी हम जल को 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको बनाएंगे, 25 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे पानी का, तो पानी अपने नॉर्मल स्वरूप में रहेगा, मतलब पानी जो है वो द्रव अवस्था में ही रहेगा। लेकिन अगर हमने 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमने पानी को बना दिया, अगर उसकी अवस्था हमने 0 डिग्री सेल्सियस कर दी, किसकी अवस्था? पानी की अवस्था हमने 0 डिग्री कर दी, तो बेटा सिंपल है, अगर पानी की अवस्था हमने 0 डिग्री कर दी तो वो किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, बर्फ में बदल जाएगा। अवस्था देखो, ठोस बर्फ अवस्था द्रव्य अवस्था दोनों में हो सकता है, क्योंकि जल का जो हिमांक होता है तथा बर्फ का गलनांक होता है, दोनों ही कितने होते हैं? 0 डिग्री होते हैं। अगर हम 100 डिग्री पे अगर हम पानी को बना देंगे तो क्या होगा? तो भैया पानी जो है वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। देखो, द्रव्य अवस्था उबलना या गैसीय अवस्था वाष्पन, दोनों ही क्या हो सकता है? संभव हो सकता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्या होता है? क्वथनांक होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे पानी का क्वथनांक कितना, तो बताना है बच्चों के 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, जल का गलनांक कितना? तो 0 डिग्री। ठीक है, ये आपको, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, कारण बताने के जल कमरे के ताप पर जल कमरे के ताप पर द्रव है। मतलब जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि हिमांक 0 डिग्री तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। साथ ही इसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकार नहीं होता, इसलिए जल को जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। अच्छा, तो कमरे में अगर नॉर्मल कमरे में हम पानी को रख देंगे तो द्रव अवस्था में ही रहेगा ना, बर्फ थोड़ी बन जाएगा, वाष्प बन के थोड़ी उड़ जाएगा, है ना, क्योंकि इसका 0 डिग्री तथा 100 डिग्री सेल्सियस थोड़ी है। साथ ही इसका एक निश्चित आयतन होता है, जिस वजह से जैसे बर्तन में रख दोगे और वैसा पानी अपनी जगह में घिर जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। बताओ, लोहे की जो अलमारी है ना, वो कमरे के तापमान पर ठोस कैसे है? अच्छा, आपने लोहे की अलमारी को वाष्प बनते उड़ते देखा है? तरल द्रव अवस्था में कभी देखा है? असंभव है ना ये तो। अच्छा, कैसे? तो लोहे को अलमारी कमरे पर ताप पर ठोस है क्योंकि इसका गलनांक जो है वो कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है। कमरे के ताप से बहुत अधिक किसका गलनांक है? हमारी जो अलमारी है उसका, जिस वजह से इसका एक निश्चित आकार और आयतन होता है तथा ये दृढ़ होता है, बहता नहीं है। क्लियर है? अगर बहुत ज़्यादा तापमान, अगर कमरे का ज़्यादा होगा तापमान तो ही तो गलेगा, लेकिन गलनांक किसका ज़्यादा होता है? गलनांक ज़्यादा होता है अलमारी का, जिस वजह से वो किसी भी आकार में ढलता नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है 273 केल्विन पर, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो आपको बताना है कि अगर 273 केल्विन पर बर्फ को अगर ठंडा कर दिया जाए, 273 बर्फ, अच्छा 273 बर्फ, इसको हमको सेल्सियस में बदलना तो कैसे बदलेंगे? 273 को अगर हमको सेल्सियस में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 क्या करना पड़ता है? माइनस करना पड़ता, मतलब कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे तो हमने अभी सीखा कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ। ठीक है, तो 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मतलब बर्फ। तो किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या, वापस देखो, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो देखो, 0 डिग्री पर बर्फ किसी पदार्थ या माध्यम से गुप्त ऊष्मा लेती है, जो पहले इसकी अवस्था में परिवर्तन लाता है और फिर इसके ताप में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। परंतु इसी ताप पर जल केवल ताप में वृद्धि के लिए ही ऊष्मा प्राप्त कर सकता है। ठीक है, बर्फ के गलन की ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 3.34 गुणा 105 जूल, अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए 3.34 गुणा 105 जूल ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है क्योंकि जल किसी प्रकार की गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है। तो सीधा सा आपको फंडा आपको क्लियर होना चाहिए कि जो गुप्त ऊष्मा है ना,
गुप्त उष्मा की वजह से ही ये जो शीतलता है बर्फ की अधिक होती है। क्यों? क्योंकि गुप्त उष्मा की वजह से। गुप्त उष्मा कितनी है? 3.34 गुणे 105 जूल। तो ये किसके? बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा है। बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा कितनी है? 3.34 गुणे 105 जूल। अर्थात प्रति इकाई किलोग्राम बर्फ की जल में बदलने के लिए 3.34 गुणे 105 की गुप्त उष्मा जो है उसकी जरूरत पड़ती है, जिस वजह से बर्फ जो है वो अधिक शीतल होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है? उबलता हुआ जो पानी है या फिर भाप में से जलने की तीव्रता किस में ज़्यादा अधिक महसूस होती है? तो देखो, भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। भाप में जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है उबलते हुए पानी के करता। उबलते हुए पानी के करता भाप में से जलने की तीव्रता अधिक होती है, क्योंकि 373 केल्विन मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तो उबलता हुआ पानी मतलब 100 डिग्री, और ताप में जलने की भाप में से जलने की तीव्रता मतलब 100 डिग्री, दोनों ही 100 डिग्री है। लेकिन अधिक तीव्रता किस में महसूस होती है? तो याद रखना, भाप में से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है। अच्छा, उसका रीज़न क्या था? तो मैंने बताया, तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा कैसी ऊर्जा होती है? अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा क्या कर ली होती है? अवशोषित कर ली होती है। तो भाप के कणों ने, मेन जो आंसर है ये है कि भाप के कणों ने क्या कर ली है? वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा अवशोषित कर ली है। उसके पास गुप्त ऊष्मा है, भाप के कणों के पास। भाप के कणों के पास गुप्त ऊष्मा है, जिसकी वजह से ये अधिक महसूस होती है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, नोवा है कि ABCDEF की अवस्था परिवर्तन का नामांकित कीजिए। ठीक है। तो ठोस से द्रव में बदलने को क्या कहते हैं? आपको दिख रहा है कि ठोस जो है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, और द्रव से ठोस में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है। और गैस, द्रव से गैस में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, और गैस से द्रव में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? द्रव से गैस में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, और गैस से द्रव में बदलने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ठीक है। और जो गैस है, ठोस से डायरेक्ट गैस बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक ये भी है। तो एक तो हमने आपको देखा, बताया था कि ठोस से अगर डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऊर्ध्वपर्तन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। अच्छा, तो पहला क्या है? फ्यूजन मतलब संगलन। संगलन किसे कहते हैं? तो देखो, जो ठोस से किस में बदल जाए, ठोस से किस में बदल जाए? द्रव में बदल जाए, इसको, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संगलन। क्या कहते हैं? संगलन। संगलन। फिर दूसरा है कि बी वाला, बी कहाँ पे है? तो ये रहा, द्रव से ठोस में, गैस में बदलने की प्रोसेस को। द्रव से गैस में, जैसे पानी है, पानी को गर्म कर देंगे तो वाष्प बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो इस प्रोसेस को कहेंगे वाष्पीकरण। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, वाष्पीकरण। ठीक है, क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। फिर सी, कि गैस से, अगर गैस से कैसे, अगर गैस से द्रव बन जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो अगर गैस से द्रव बन जाए, पानी से क्या बन जाए, सॉरी, गैस से क्या बन जाए? द्रव बन जाए। जैसे कि बादल, बादल में से पानी बरसता है कि नहीं बरसता है? अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर जो हमारा डी है, ठीक है, कि द्रव से ठोस में बदलना। किस में बदलना? द्रव से ठोस में। जैसे पानी है, पानी को बर्फ में बदलना। एक हो गया ना कि द्रव से किस में बदल दिया हमने? ठोस में बदल दिया। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जमाना। जमाते हैं ना, हम बर्फ जमाते हैं, आइसक्रीम जमाते हैं। ठीक है, वो द्रवी तो होता है पहले, बाद में क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। क्लियर है सब? अच्छा, ये वो रह गया आपके, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ई आपका है ना, कि ये क्या है, कि ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गया। ये क्या है? उर्ध्वपातन है। क्या है? उर्ध्वपातन।
पातन। उर्ध्वपातन क्या होता है? जो ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, जैसे नेफ्थलीन की गोली, नेफ्थलीन की गोली। ठीक है, बाकी बच्चों क्लियर है सब? ठीक है, हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, और अच्छे से इसको याद करना और अच्छे से इसको तैयार करना। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।